पंचो एक बार नीचे भी आना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आज की जो क्लास है, लास्ट क्लास में मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पे ट्रेडिंग P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना और ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में बतलाया था। फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी सीखे थे और थोड़ा जिसको बोलते बहुत बेसिक लेवल का डिस्कशन हुआ था। आज आधा क्लास बेसिक का होगा और उसके बाद एडवांस लेवल का डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक में पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 1 में जाओ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। बहुत छोटा सा सम है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। पढ़ लिए? क्या मांगा है बताओ? सर वो मांगा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टार्ट करते हैं, फिर क्रेडिटर का बात कर लेंगे। मन एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इसको ले जाओ, दूसरा बना के लाके। सर वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक बार ट्रायल बैलेंस को देखो। सर ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक है, हां तो होना ही चाहिए। सर क्लोजिंग स्टॉक भी है सर क्लोजिंग स्टॉक भी। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में कैसे पहुंचा? ये एंट्री मार के पहुंचा होगा क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, और कोई तरीका नहीं है, यही ओनली तरीका है। तो वो जो परचेज का फिगर आप देख रहे हो 10 लाख, वो एक्चुअल में 10 लाख नहीं है, वो 13 लाख है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक देखिए 3 लाख है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज का एंट्री हो चुका है तो वो तो हो चुका ऑब्वियसली, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आया है। तो परचेज ऑलरेडी गिर चुका है बाय द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर एक्चुअल परचेज इज द परचेज गिवन प्लस द क्लोजिंग स्टॉक। यू गॉट इट? अब नहीं, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आप ऐसे समझो। मेरा दूसरा तरीका जो मैं थोड़े से कमजोर बच्चों को समझाता हूं, ये 10 लाख परचेज है और ये 3 लाख क्लोजिंग स्टॉक है। इसको यहां नहीं होना चाहिए था। अगर ये 3 लाख को यहां नहीं होना चाहिए था तो फिर इसको तो 13 लाख होना चाहिए था ना। ये 13 होगा 13, तभी तो ट्रायल टैली करेगा ना। इस 13 को 10 किया गया, तभी तो 3 यहां लाया गया by passing the entry closing stock to purchases. So that means purchase has gone down by the amount of closing stock. So if after going down it is 10 lakh, then the actual amount of purchase is 13 lakhs. कॉपी में ऐसे सॉल्यूशन लिखो। Actual purchase is equal to purchase as given plus closing stock. वेजेस वगैरह नहीं है ना? नहीं। और वो जो फ्रेट इनवर्ड,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है। तो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दे दो। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2 लाख। फॉर्मूला लिख लो और आंसर लिखो। ये एक्चुअल परचेजेस 13 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। तो 13 2 15 में से 3 गया 12 लाख। ये जब सेल से माइनस हो जाएगा ना तो जीपी आ जाएगा। सेल 12 लाख ही है। सेल 12 लाख, परचेज ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 12 लाख। नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली 0 है, ग्रॉस प्रॉफिट एग्जैक्टली 0। मांगा नहीं है। अच्छा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर निकालना है। क्रेडिटर का अकाउंट बनाने से अमाउंट पेड टू क्रेडिटर उसमें निकल जाता है। अब आप लोग धीरे धीरे करके लेजर अकाउंट का चैप्टर 1 बनाए हो, लेकिन जब वेरियस चैप्टर्स में वेरियस लेजर अकाउंट्स बनाने का प्रैक्टिस करोगे तो पूरा नॉलेज और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। फिर हर लेजर अकाउंट बनाते समय तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, तेरा हाथ नहीं कांपेगा। क्रेडिटर, जैसे जैसे मैं बोलूं वो मूवमेंट को ध्यान रखना। लायबिलिटी है या असेट, चुकाना है या पैसे मिलेंगे? सर क्रेडिटर तो चुकाना पड़ता है पैसा। तो लायबिलिटी स्टार्ट्स विथ बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पता करो ओपनिंग बैलेंस कितना है। सर 1 अप्रैल वाला ना, हाँ 3 लाख। एंड इट एंड्स विथ 2 बैलेंस कैरिड डाउन। लाइबिलिटी हमेशा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले उस दिन भी सिखाए थे लेजर वाली क्लास में, आज प्रैक्टिस हो रहा है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और 2 बैलेंस कैरिड डाउन ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, मिला क्रेडिट में मिलेगा 4 लाख। ये जो परचेजेस है ये वाला, ये परचेजेस, इसका जर्नल क्या होता है? सर क्रेडिट परचेज है कि कैश परचेज है? मान लो क्रेडिट परचेज है। इफ नथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन, ऑल परचेजेस आर अज्यूम्ड एज क्रेडिट परचेजेस। तो क्रेडिट परचेज मान लो, जर्नल बताओ। सर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स बाय परचेजेस 13 लाख। परचेज टू क्रेडिटर, इसको ऐसे भी समझो ना आज कि हमने परचेज किया तो क्रेडिटर को हमें ज्यादा पैसा देना होगा, तो लायबिलिटी बढ़ गया। टू बैंक इज द बैलेंसिंग फिगर। $12 लाख। तो पेमेंट टू क्रेडिटर इज 12 लाख। इसको आप लेजर बना के सीखे ना, अब इसको ऐसे समझो। 3 लाख रुपया, आंख बंद करो और सुनो, आंख बंद करके। 3 लाख रुपया हमें देना था किसी को, शुरू में देना था। फिर 13 लाख का माल उससे और खरीद लिए तो उसको 16 लाख देना है। यस, लास्ट डेट में, साल के लास्ट डेट में खाली 4 लाख देना बचा आउट ऑफ 16। तो आउट ऑफ 16 अगर किसी को खाली 4 लाख देना बचा तो हम कितना रुपया उसको दे चुके? 12 लाख दे चुके, तभी तो 4 लाख देना बचा। तो आंसर इज 12 लाख दे चुके। और वो वर्बली निकाले, ये लेजर अकाउंट बना के निकाले। वो हम निकाले 3 + 13 - 4। 3 ओपनिंग डेटर प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर, आई मीन ओपनिंग क्रेडिटर प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर इज इक्वल टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
शुरू में जो बाकी था नया परचेज माइनस क्लोजिंग बाकी इज इक्वल टू पेमेंट। तो वो भी एक फंडा है। तो एक वेरी वेरी इजी सा सम 4 मार्क्स 5 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकता है, हमने बना के दिया। एक और सम हम बनाएंगे, दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 105। सिंपल सम की प्रैक्टिस चल रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है बेटा? सर दयाल ब्रदर्स का ट्रायल बैलेंस दिया है और बैलेंस शीट बनाने बोला है, ट्रेडिंग पीएल बनाने नहीं बोला। नहीं तो बोला सर, तो नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग पीएल बना के नेट प्रॉफिट निकलता है ना सर, वो नेट प्रॉफिट दे दिया है निकाल करके। अब आप समझो कि ट्रायल बैलेंस का आधा ट्रायल बैलेंस उन्होंने यूज करके नेट प्रॉफिट निकाल के क्वेश्चन में ही दे दिया। मतलब ये एक नया स्टाइल है बच्चों क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने का। एक ट्रायल बैलेंस में इनकम एक्सपेंस असेट लायबिलिटी होती है और कैपिटल होता है। इनकम एक्सपेंस असेट लायबिलिटी और कैपिटल पांचों चीजें होती हैं। इनकम एक्सपेंस से नेट प्रॉफिट निकलता है। तो कोई आदमी अगर खाली इनकम एक्सपेंस वहां से लेकर के नेट प्रॉफिट निकाल दे और ट्रायल में उस नेट प्रॉफिट को चिपका दे तो भी तो ट्रायल बन जाएगा ना। सारा इनकम एक्सपेंस को उड़ा दिया, नेट प्रॉफिट चिपका दिया। ये वो क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ बच्चे तो एकदम डर जाते हैं, क्या हो गया। आधा सॉल्यूशन करके क्वेश्चन को वापस बना दिया गया। पहले पूरा क्वेश्चन था, उसमें से आधा क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन कर दिया, ट्रेडिंग पीएल बना दिया, नेट प्रॉफिट आ गई, नेट प्रॉफिट को लेके क्वेश्चन छाप दिया। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप ये वाला सम बनाए थे, देखो अब इस वाले सम में अगर परचेजेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इधर देखो परचेजेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, रिटर्न्स, इन सबको उड़ा दें। इसकी जगह अगर नेट प्रॉफिट लिख दें और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ेगा, इसकी जगह अगर नेट प्रॉफिट लिख दें और क्लोजिंग स्टॉक लिख दें, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम घबराना नहीं है। तो सर हमें ट्रेडिंग पीएल बनाना है क्या? कैसे बनाओगे बताओ? क्यों बनाओगे बताओ? कैसे बनाओगे? डेटा नहीं है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी, प्रिंटिंग, डेटा नहीं है ना इनकम एक्सपेंस का, बना नहीं पाओगे। और सर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, यूज कर लेंगे। तो सर कैपिटल में ऐड करना तो पड़ेगा ना? हाँ पड़ेगा ना। पर सर इस क्वेश्चन में ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो क्या बोला था बोलो? ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करना पड़ता है। ये जो आपकी क्लास में मैंने सम बनाया था ना, ये वाला, ये देखो नेट प्रॉफिट ऐड किए थे ना, यहां ड्राइंग लिख के लेस कर देंगे बस। चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट डाल दो।
बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट कल थोड़ा सा सीखे थे, आज और सीखेंगे। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन पॉइंट स्टेटमेंट है। चलो असेट साइड फॉर्मेट रेडी हो गया, तो चलो असेट साइड लिखते हैं। सर असेट साइड में आइटम किधर में रहेगा? लेफ्ट में, डेबिट में। और ये क्वेश्चन तो खाली बैलेंस शीट का है, तो डेबिट साइड में एक्सपेंस आपको मिलेगा ही नहीं, खाली असेट ही मिलेगी। तो पहले कोई भी फिक्स्ड असेट लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब है तो बता दो, है ना सर? लैंड एंड बिल्डिंग है और फर्नीचर है, दोनों का नाम लिख दो और अमाउंट लिख दो। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 3 लाख। फर्नीचर 2 lakhs। अब सर अब करेंट असेट सब लिख दो, और क्या माने जो शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हो, जो 1 साल के अंदर अंदर आप कैश रियलाइज कर लोगे, उस तरह के असेट्स के नाम लिख दो। सर स्टॉक है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है। और एक है सर एडवांस टू सप्लायर्स, क्रेडिटर लोगों को एडवांस में पैसा दिए हैं, माल अभी आएगा, तो माल आएगा ना, बेनिफिट अभी उठाओगे ना, तो असेट ही हुआ ना। चारों के नाम लिख दो, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ऑर्डर जरूरी नहीं है, पर ये ऑर्डर रहे तो अच्छा है। कैश इन हैंड, एडवांस टू सप्लायर। सर एडवांस टू सप्लायर एक बार फिर से बोलिए ना। सप्लायर को एडवांस दे दिए, टू बैंक और एडवांस डेबिट, माने एडवांस टू सप्लायर अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट किए और माल अभी आएगा, बेनिफिट मिलेगा, तो इट इज एन असेट। तो सर आज एक नया असेट देखने मिला, एडवांस टू सप्लायर। यस सर, एक प्रॉब्लम है, ये इन्वेंट्री असेट माने ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है? ट्रायल में है, तो आप तो बोलते थे ट्रायल में ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, क्लोजिंग नीचे होता है। आज ये ट्रायल नहीं है, आज ये आधा बना हुआ सम है। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएल में जा चुका है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी बुक्स में आ चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग का एंट्री हो चुका है, ट्रेडिंग बन के फिर नेट प्रॉफिट में आ चुका है, नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है, तो फिर ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओके सर, इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक इज इन द ट्रायल बैलेंस, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक डजंट फीचर इन द ट्रायल बैलेंस, बट इफ द क्वेश्चन गिव्स अस नेट प्रॉफिट इन द ट्रायल बैलेंस, then closing stock has to be there in the trial balance. Yes, अकाउंटिंग हो गया भाई पूरा। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज की एंट्री आ गई, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग वाली। तो चलो ये चारों अमाउंट बताओ। इन्वेंट्री 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000, कैश इन हैंड 20,000, एडवांस टू सप्लायर 1 लाख। एक बार ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में काउंटिंग कर लो। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आइटम लिखा हुआ है, वहां पे कितना लिखा हुआ है? सर 7 है। 7वां आइटम कौन है? सर ड्राइंग्स। हाँ, तो ड्राइंग तो कैपिटल का चीज है, कैपिटल से माइनस करके लिखेंगे, तो आप टोटलिंग कर दो।
16,40,000। लायबिलिटी में बताओ कैसे लिखते हैं सर? आप बोले थे कैपिटल सबसे पहले। ओपनिंग बैलेंस बताओ। $7 lakhs। एड नेट प्रॉफिट, देखना क्रेडिट साइड में मिलेगा। लॉस होता तो डेबिट मिलता, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स बोलते हैं ना, तो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 1 लाख। ऐड कर दो। लेस ड्रॉइंग्स, कितने की ड्रॉइंग्स है? 60,000, माइनस कर दो। 7,40,000। इजी है सर, इस तरह का सम ऑलरेडी बना चुके हैं। लोन लायबिलिटी में 2 लोन है, 14% टर्म लोन और लोन फ्रॉम MSD एंड कंपनी। MSD महेंद्र सिंह धोनी। कितने का है 14% टर्म लोन? 4 लाख का। लोन फ्रॉम डी एंड कंपनी 4,60,000। और कोई लायबिलिटी है क्रेडिट साइड में? है ना सर, क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल के नाम से है। ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल में ना क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों आता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों आता है। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल का एक फुल फ्लेजेड चैप्टर है, आप लोग पढ़ोगे। 40,000 टोटल कर लेते हैं। बेसिक सम का एक और सम आपको मैंने अभी करवाया, एकदम बेसिक सम था। एक और बेसिक सम करवाते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 106। बस उसके बाद लेवल अपने ऊंचा करेंगे। पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 6। क्या मांगा है जी? सर घटिया सा सम है, मांगा क्या ये बोलो ना, घटिया बढ़िया कौन बोल रहा है? सर बैलेंस शीट दिया हुआ है,
और बोला है फ्रॉम द अबव बैलेंस शीट प्रिपेयर द रेलेवेंट ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री माने 1 जनवरी 2018 को जो एंट्री पास होगा वो वाला। सर आप नोट तो नहीं लिखाए थे, लेकिन आप बोले हैं कि ओपनिंग एंट्री क्या होता है। बोलो क्या होता है। सर ये जितने भी असेट लायबिलिटीज हैं जो पिछले साल के बैलेंस शीट में आए हुए हैं, इनको अगले साल बुक्स में लाना है, तो सारा एसेट को डेबिट करने बोले थे आप, लायबिलिटीज क्रेडिट कर दो और कैपिटल को क्रेडिट कर दो। तो एक बहुत इजी सा जर्नल एंट्री था, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, और मेरे बुक में वो लिखा हुआ अच्छे से। और इस सम से मैं आपको सम ही करवा दे रहा हूं, तो नोट्स का कॉपी में जरूरत नहीं है। जिस नोट का कॉपी में जरूरत होगा वो हम खुद करवा देंगे। लिखो कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। इसको ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो या खाली स्टॉक लिख सकते हो, इन्वेंट्री। मशीनरी डेबिट, खाली स्टॉक लिखो ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में लिख रहे हो ना, तो ओपनिंग स्टॉक लिखना बेटर है। ओपनिंग स्टॉक लिख दो भले ही, नहीं तो खाली स्टॉक लिखो। मशीनरी डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक ठीक नहीं रहेगा, अगले साल लिखना बोल रहे ना। टू महिंद्रा एंड सन्स और टू कैपिटल। महिंद्रा एंड सन्स को पैसा देना बाकी होगा, टू कैपिटल। Being the balances brought forward, लिख लो being the balances brought forward। अमाउंट सब लिख लो 43,000, 2,67,500, 749,500, 9 lakhs, 6 lakhs, टू महिंद्रा एंड सन्स 5,60,000, टू कैपिटल 20 लाख। ये ना ऐसा लिख देने से, ये एक एंट्री मार देने से अगले साल के बुक में ये सारे एसेट आ जाएंगे। फिर जब इन एसेट के अकाउंट बनेगा ना, कैश तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर्स 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, महिंद्रा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये सारे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने के लिए इस तरह का एक ओपनिंग जर्नल एंट्री मारा जाता है। तो आज आपको ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री का बढ़िया आइडिया हो गया, ट्रेडिंग पीएल का बेसिक बनाने का आइडिया हो गया, बैलेंस शीट भी बेसिक बनाने का आइडिया हो गया। यहां हम लोग अपना बेसिक डिस्कशन ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटर को खत्म करके एडवांस्ड लेवल पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। कॉपी में आप पॉइंट लिखोगे, पॉइंट नंबर 8, लिखिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट याद है, कभी डिस्कस किए थे क्लास में? नहीं।
कोई बात नहीं, सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है ना, वो अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है। एंड अक्रूअल कॉन्सेप्ट इन इंडिया इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। मतलब किसी को भी पीएल बनाना हो, वो अक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करके ही बनाता है। इट्स ए वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट और लोग जनरली इसको वायलेट नहीं करते। अगर कोई अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे अपना पीएल नहीं बनाता तो उसको लिखना पड़ता है माई पी एंड एल हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल कॉन्सेप्ट, और उसका बाजार में उतना इज्जत भी नहीं रहता। सो एवरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एवरी रिलायंस, टिस्को, कंपनियों का नाम बोल रहा हूं, गेल, भेल, ओएनजीसी, एवरीबडी प्रिपेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजिंग अक्रूअल कॉन्सेप्ट। सर आइडिया क्या है अक्रूअल कॉन्सेप्ट का? बस अभी तुमको अच्छे से डिटेल में देने जा रहे हैं आइडिया। बहुत प्यार से सुनते जाना। एडवांस्ड लेवल ऑफ चैप्टर स्टार्ट हो गया। लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ दोनों। मैं खाली प्रॉफिट एंड लॉस बोलूं तो तुम समझ जाना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग लिख ही दूं क्या? ठीक है, नहीं भी लिखूं तो समझ जाना, मैं पीएनएल बोलूं तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल ही है। इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अक्रूअल कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देके बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं। पहले अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है वो बताता हूं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस, खर्चा, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, जो आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो पीएल में, दे आर डेबिटेड इन द पी एंड एल या रिकॉर्डेड इन द पी एंड एल एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट एज पर देयर पेमेंट। पीएनएल में किसी भी एक्सपेंस को लिखने के लिए उस एक्सपेंस का इनकर होना, यानी होना कि भाई मेरा खर्चा हो गया, ये खर्चा इनकर हो गया माने हो गया, इट इज इनकर्ड, दैट मीन्स इट हैज हैपेंड। पेमेंट मैंने किया या नहीं किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले किया या बाद में किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खर्चा अगर इनकर हो गया, पीएनएल में डेबिट होगा, यही अक्रूअल कॉन्सेप्ट है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे। पहले ये लाइन लिखो, लिखो एन एक्सपेंस, इनकम के बारे में थोड़ी देर के बाद में आएंगे। An expense will be recorded in the P&L as and when incurred. Its payment is not relevant for its recording in the P&L. Payment is not relevant for recording in the P&L. इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो हम लोगों ने परचेज किया, वो भी क्रेडिट परचेज। हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं? क्या एंट्री लिखते हैं बताओ? आप कॉपी में मत लिखना, आप खाली सुनना। हाँ सर, हम लोग एंट्री लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर बैलेंस शीट में कहां जाता है? सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में।
और ये परचेज सर ये पीएल में चला जाता है, ट्रेडिंग पीएल में, माने ट्रेडिंग में। पेमेंट हो गया क्या? सर नहीं हुआ। यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी एक्सपेंस को पीएल में लिखने के लिए उसका पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, पेमेंट हम करेंगे, क्रेडिटर टू बैंक करेंगे, नहीं तो वो क्रेडिटर साला केस कर देगा मेरे ऊपर, माल नहीं देगा अगला बार। पेमेंट हम करेंगे, पर पेमेंट में बी लेटर, बाद में हो सकता है, पेमेंट पहले भी हो सकता है एडवांस दे करके। पर पीएल में जाने के लिए पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएल में लिखने के लिए एक्सपेंस का इनकर होना जरूरी है। जैसे परचेज हो गया तो काम खत्म, पीएल में जाएगा, दी एंड। ऐसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे स्टाफ हैं, नया चीज सीख रहे हो बेटा, ध्यान से। उनकी सैलरी है, मान लो साल भर की सैलरी है 2 लाख, एंड आई डिड नॉट पे इन दिस ईयर। इवन इफ आई डिड नॉट पे, क्या मैं इसका बेनिफिट ले लिया, स्टाफ लोगों से काम करवा लिया? आंसर इज यस। से मैं बोल रहा हूं यस। तो एक्सपेंस अक्रू हो गया, माने इनकर हो गया। अक्रू और इनकर सिनोनिम है। एक्सपेंस अक्रू हो गया, इनकर हो गया, हां सर हो गया। पेमेंट हो गया? नहीं। तो सर फिर रिकॉर्डिंग होगा? यस, पीएल में जाएगा भी। अब सर कैसे पीएल में जाएगा? ऐसा ही एंट्री रिकॉर्ड होगा, इसी तरह का। सर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का एंट्री तो समझ में आता है, आप सिखाए हुए हैं, परचेजेस टू क्रेडिटर। सर सैलरी अक्रूड हो गया बट नॉट पेड, उसका भी जर्नल होता है। आज से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं ना एडवांस लेवल, उसका जर्नल होता है ये, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आपको लिखाएंगे, अभी मत लिखो आप। सर इससे क्या हुआ? गेस करो इससे क्या हुआ? सर सैलरी डेबिट हो गया बुक्स में। हां सर, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आ जाएगा सैलरी। हां तो सर फिर पीएल में सैलरी डेबिट हो जाएगा, जैसे यहां पे आपने किया ना, ये हो गया सर। तो यही तो सिखा रहे हैं, यही तो सिखा रहे हैं कि सैलरी डेबिट करना है, करना है, पेड हो या पेड नहीं हो। पेमेंट रेलेवेंट नहीं है सैलरी को पीएल में डेबिट होने के लिए। देखिए, ऑल एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन द P&L व्हेन दे आर इनकर्ड। द पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट सो फार एज इट्स रिकॉर्डिंग इन द P&L इज कंसर्न्ड। तो सर ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये क्या है हमारी? तुम बोलो ना बेटा, क्या है? लायबिलिटी है, पेमेंट करना बाकी है। तो कोई भी चीज जिसको चुकाना बाकी है, देना बाकी है, वो लायबिलिटी होती है। ऐसे भी लायबिलिटी क्रेडिट में आता है। देखो, ऑल लायबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंसेस, तो ये क्रेडिट है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे, इस जगह पे देखो, यहां पे ट्रेड पेएबल के नीचे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 लाख। लेकिन ये अकाउंटिंग एंट्री आज का एजेंडा है, आज के डिस्कशन का पार्ट है। और आज यही मैं बोलना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई एक्सपेंस अक्रू हो गया है तो ये उसका अकाउंटिंग है, और अनपेड है, ये उसका अकाउंटिंग एंट्री है। अब तुम मेरे को बताओ सैलरी पेड की एंट्री क्या होती है? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन डन। तो सर वो भी तो पीएल में जाएगा। हां वो भी तो अक्रू हो गया ना सर, वो तो पेड हुआ। अरे तो अक्रू हुआ और पेड हुआ ना, अक्रू भी तो हुआ, तभी तो आप पे किए। नहीं सर, मान लीजिए हम एडवांस अगर किसी को दिए तो फिर आप सैलरी डेबिट नहीं करोगे, आप एडवांस सैलरी डेबिट करोगे। ओ तो सर हम अगर एडवांस सैलरी बोल दिए तो फिर वो मेरा सैलरी नहीं हुआ, वो एसेट हो गया। यस, आप एडवांस दिए, आप बाद में उसका बेनिफिट उठाएंगे, तो वो अगले माने बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और अगले साल जब आप उसका बेनिफिट उठाएंगे तब पीएल में भेजेंगे। अभी तो बेनिफिट लेना बाकी है,
देयरफॉर इट्स एन असेट, इट्स एडवांस। तो ये डेंजरस है? नहीं नहीं, बहुत मजेदार है, बेस्ट है। तो सर आप ये बोल रहे हो कि इवन इफ द सैलरी or any expense has not been paid but it has been incurred or it's already accrued, it will be debited in the P&L. Yes. And sir, even if it is paid but it is not accrued as yet, then it is not an expense. True, it's an asset. It's an asset. accrue नहीं हुआ वो, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। मैं आपको 3 चीजें लिखता हूं और आप बहुत ध्यान से सुनना। आप पॉइंट नंबर सी करके लिखो। लिखो, लेट सी द फॉलोइंग 3 जर्नल एंट्रीज जो आपका पूरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट का फंडा को क्लियर कर देगा। लेट्स सी द फॉलोइंग 3 जर्नल एंट्रीज टू अंडरस्टैंड द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। पहला, मान लीजिए मेरा बिजनेस का ये फर्स्ट ईयर है, और मेरे पास कई स्टाफ है, मैं एक स्टाफ की बात कर रहा हूं। मैंने उसको 11 मंथ का सैलरी पे किया एट द रेट ऑफ 5,000 ईच। इस साल में, साल मेरा अप्रैल से लेकर के मार्च तक का है। मैंने उसको अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 11 महीने का सैलरी पे कर दिया। तो मुझे बताओ, सैलरी पेड का, और वो अक्रू भी हो गया, एडवांस नहीं है। जब मैं खाली सैलरी पेड बोलता हूं ना, तो वो अक्रू हो गया है। एडवांस बोलने से फिर मेरे को एडवांस बोलना पड़ेगा। सैलरी पेड का जर्नल होता है सैलरी टू बैंक। इसमें क्या हुआ, आपने सैलरी पेमेंट किया टू बैंक, ये सैलरी आपके पीएल में चला जाएगा एज एन एक्सपेंस। सर अक्रू हो गया, कहां लिखा है? अरे तो सैलरी पे की हो, अक्रू हुआ होगा तभी तो पे की हो। बिना अक्रू के अगर आप पेमेंट करते हो तो उसको तो एडवांस सैलरी बोलते हैं, या एडवांस टू स्टाफ बोलते हैं। तो सर ये सैलरी है, अक्रूड सैलरी है, यस, लेकिन पेड भी हो गया है। अब हम बोल रहे सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसी को बोलते हैं अक्रूड बट नॉट पेड। सेम। तो सर अगर अक्रूड हो गया तो सैलरी डेबिट तो करना ही होगा, करेक्ट? क्योंकि आपने बोला है एनी एक्सपेंस दैट हैज बीन अक्रूड हैज टू बी रिकॉर्डेड, और ये पीएल में भी जाएगा, यस जाएगा। और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये जर्नल एंट्री है सैलरी अक्रूड बट नॉट पेड की। अब आप हमको बताओ, ये सैलरी भी पीएल में जाएगा, हाथ देख के बोलो, और ये सैलरी भी पीएल में जाएगा। दिस एरो देख लो, एंड दिस बोथ गोज टू P&L बिकॉज द सैलरी अक्रूड। एंड सर हम अगर किसी को एडवांस में सैलरी देते हैं तो जैसे सर अभी मेरा स्टाफ है, मान लो वो हमसे 30,000 रुपीज एडवांस सैलरी लिया, बोला 3 महीना का अभी से दे दीजिए, बाद में मत दीजिएगा। तो अभी जो मेरे से पैसा लेके गया
हम टू बैंक तो लिखेंगे ना. कैन आई डेबिट सैलरी, कैन आई डेबिट सैलरी? नो सर, वो तो अक्रू ही नहीं हुआ है. तो व्हाट शुड आई राइट? सर यू शुड राइट एडवांस सैलरी. सर ये नया लेजर नहीं? यस, नया लेजर. एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. सर अगर आप गलती से सैलरी डेबिट कर देते हैं, मान लीजिए आपको मालूम नहीं है, बाय मिस्टेक आप अगर सैलरी डेबिट कर दी और बाद में पता चला, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मारेंगे. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप पढ़े हुए हो. सर ऐसा वाला नहीं पढ़े, तो कैसा वाला तो पढ़े है ना. बताओ क्या होगा? सर फिर अगर सैलरी गलती से डेबिट हो गया तो सैलरी को क्रेडिट कर देंगे और एडवांस सैलरी को डेबिट कर देंगे. ट्रू. नाउ सर ये 3 जर्नल एंट्री आपके पूरे अक्रूवल कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा. नाउ टेल मी, ये जो एडवांस सैलरी मैंने पे किया, इज इट सैलरी अक्रूड? नो सर, अक्रू नहीं हुआ है. अक्रूड माने जिसका बेनिफिट आप उठा चुके हो. अक्रूड माने इनकर्ड. इनकर्ड माने हो गया, हैपेंड, इनकर्ड, बेनिफिट एग्जॉस्टेड, द एंड, गोज टू P&L. सेम बात बोला सारा. तो सर क्या करना है? बैलेंस शीट में भेजना और क्या नाम देखिए, एडवांस सैलरी. असेट है. ओ सर फायदा उठाना बाकी है, अभी स्टाफ का काम करना बाकी है. ट्रू. तब तो सर असेट ही. आप तो बोले थे ऑल दोज आइटम्स जिसका बेनिफिट उठाना बाकी है आर असेट्स, या असेट्स आर दोज जिसका फ्यूचर में हम इकोनॉमिक बेनिफिट उठाएंगे. अब मैं अमाउंट में बोलता हूं कि मान लो मेरी बुक्स में ये 3 जर्नल है. 3 सैलरी टू बैंक 4 लाख. ऑल जर्नल्स आर करेक्ट. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000 और एडवांस सैलरी टू बैंक 30,000. सर ये 3 जर्नल एंट्री है मेरी बुक्स में. क्या करना है बताइए? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन सा सैलरी इनकर हो गया जिसके भी नाम के आगे सैलरी लिखा हुआ है वो है इनकर हो गया, वो पीएल में चला जाएगा. तो अगर एक लाइन में बोले कि इस तीनों में सैलरी गोज टू P&L इज इक्वल टू 4,50,000. ये अक्रूड एंड पेड, ये अक्रूड बट नॉट पेड, पर बोथ आर अक्रूड. बट ये तो अक्रूड ही नहीं हुआ है, इट इज पेड इन एडवांस. समथिंग दैट इज पेड इन एडवांस मीन्स इट इज नॉट अक्रूड. ओके. एंड समथिंग दैट इज आउटस्टैंडिंग मीन्स पक्का इट इज अक्रूड. तभी तो वो बोल पा रहा है मेरा पैसा बाकी है, दैट इज अक्रूड. नया चीज है, पल्ले पड़ा. सर एक बार वापस बोल दो. समथिंग दैट इज अक्रूड एंड पेड इज अक्रूड. समथिंग दैट इज अक्रूड बट नॉट पेड, इट इज ऑल्सो अक्रूड. बट समथिंग दैट इज पेड इन एडवांस इज नॉट अक्रूड बिकॉज इट इज पेड इन एडवांस. तो जो सैलरी पीएल में जाएगा वो 4.5 लाख है इस क्वेश्चन में. जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा वो 50,000 है. सर वो कौन सा वाला अमाउंट है? ये वाला. देख मैं रेक्टेंगल करके बता रहा हूं. ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा. देख ना नाम देख, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. और जो पीएल में जाएगा मैं उसको सर्कल करके दिखा दिया. बैंक तो कैशबुक में जाता है, कैशबुक तो आप बना चुके हो. और सर ये एडवांस सैलरी, ये एसेट साइड में. सर ये दिमाग हिला रहा है, हिलाने दो दिमाग को, मेहनत करने दो. जरूरी है. तो सर ऐसे बोल सकते हैं अक्रूड सैलरी इज इक्वल टू
पेड सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल सकते हो, बट अगर पेड सैलरी में एडवांस सैलरी पेड भी इंक्लूडेड है तो हटाना पड़ेगा, फिर वो नहीं बोल सकते, फिर नहीं बोल सकते, बिकॉज सैलरी पेड, इफ इट इज सैलरी पेड इट्स फाइन, if it is advance salary paid and you are naming it salary paid, then it's not fine, then it has to be deducted. For example, अगर मैं इसका भी नाम दे दिया salary to bank, इसकी भी एंट्री अगर मैंने salary to bank बोल दी, तो ये 4,30,000 मेरा सैलरी पेड हो गया ना, 4 लाख और 30,000, पर सर ये तो सैलरी नहीं, तो एडवांस सैलरी है, नहीं मैंने बोला सैलरी पेड गलती से, और यहां एंट्री भी मारा सैलरी टू बैंक, तब तो सर फिर पीएल में तो 430 और 50 4,80,000 चला जाएगा, वो तो अक्रू नहीं हुआ 30,000 तो ट्रू, तो सर क्या करें, उसको हटाओ, तो सर पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस एडवांसेस इज अक्रूड, यस इफ पेड के अंदर एडवांस इंक्लूड है तो, अगर पेड में 4,30,000 बोल रहा हूं तो ठीक है सर, थोड़ा हार्ड तो है बट सर मैनेज हो रहा है। अब लिखो डी, ये एकदम क्लियर है, हां, अब लिखो डी, इनकम्स आर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ही सिखा रहे हैं, इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड as and when they are earned, word देखिए, they are earned, receipt is irrelevant, एकदम सेम कॉन्सेप्ट जो एक्सपेंस का है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम्स आर सेम, डिट्टो डिट्टो। मैं आपको समझाता हूं, देखिए 3 जर्नल, ये तीनों इसी तरह का, ये आपको सॉलिडली हेल्प करेगा। जैसे मान लो मैं आपको एक लाइन लिखता हूं, रेंट रिसीव्ड, मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी को भाड़े पे दे रखी है और मेरे को रेंट रिसीव हुआ, अक्रू भी हुआ, अप्रैल मई जून वो रहा मेरे भाड़े में और मेरे घर में और मेरे को भाड़ा दिया, क्या जर्नल होगा सर, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ भी लिखिए, टू रेंट रिसीव्ड, मान लीजिए 20,000 रुपीज रेंट है, 11 महीना का रेंट वो हमको दे चुका है, तो कैश टू रेंट रिसीव 2,20,000, रेंट accrued but not received, सर ये क्या है बोलिए, तो ये लास्ट मंथ का रेंट, मार्च वाला, साल 12 महीना का होता है ना, तो अप्रैल की 1 तारीख को मैंने उसको टेनेंट रखा था, अप्रैल से वो मेरे को भाड़ा लगातार दे रहा है 20,000 पर मंथ करके, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 11 मंथ का हमको दे दिया, 12th वाला जो मंथ है मार्च वाला, उसका अगला बार दे देगा, 6-7 दिन के बाद में देता है, तो अभी वो दिया नहीं है, सर एक्रू हो गया, हाँ वो रह लिया ऑलरेडी, मैं मार्च एंड में ही बोल रहा हूं, मार रह चुका है वो, सर रह चुका है, तब तो आपको इनकम लिखना पड़ेगा, देखिए आप लिखिए इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर अर्नड, तो इनकम तो आपको अर्न हो गया है, रिसीट इज इररिलेवेंट, तो आपको तो लिखना पड़ेगा, तो लिखना ही तो सीख रहे हैं, तुम बताओ क्या एंट्री मारेंगे, सर टू रेंट मारना होगा, रिसीव्ड वर्ड भले आप नहीं भी यूज करें पर टू रेंट लिखना होगा, और ठीक है ना, रेंट रिसीव्ड लिख दीजिए ना, लेजर का नाम ही अगर रेंट रिसीव्ड तो क्या करेंगे, नहीं तो लिखना चाहिए टू रेंटल इनकम, रेंट रिसीव्ड वर्ड नहीं होके रेंटल इनकम, रिसीव्ड वर्ड इंग्लिश के हिसाब से रॉन्ग हो जा रहा है, तो आप उस वक्त रेंटल इनकम या खाली रेंट लिख दो ना, कैश टू रेंट लिख दो ना फिर, सर ठीक है, डेबिट क्या करें, पैसा नहीं मिला, मिलेगा,
तो सर एक असेट लिखना होगा ना फिर, रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल टू रेंट या टू रेंटल इनकम। हमको बताओ पहला वाला, मैं वर्ड बोलूंगा, अक्रूड एंड रिसीव्ड। फर्स्ट वन इज 2,20,000 इज अक्रूड एंड रिसीव्ड, अक्रूड एंड रिसीव्ड, अक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो जो अक्रू हो गया पीएल में जाएगा ही जाएगा। सेकेंड वन, अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। हाँ सर अक्रूड तो इसमें भी है, ये भी पीएल में जाएगा। ट्रू, दोनों पीएल में जाएगा, 2,20,000 भी 20,000 भी। अब तीसरा सुनो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। मान लीजिए मेरे को अगला 3 महीना का भाड़ा एडवांस में दे दिया 60,000, या मेरे पास कोई और प्रॉपर्टी है, अभी कोई टेनेंट आने वाला है, वो हमको अगला 3 महीना का माने नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई जून का एडवांस में भाड़ा दे दिया, तो हम क्या एंट्री मारेंगे? सर रेंट नहीं है, ये अक्रू नहीं हुआ, रिसीव्ड इन एडवांस है। तो जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस से 50,000 से। एकदम सेम कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा आपको? ऊपर में एक्सपेंस वाला समझाए, नीचे इनकम वाला समझा रहे हैं। अब आप इस 3 नंबर के बारे में बताओ। डिफिकल्ट लग रहा है? मैनेज करो। 3 नंबर वाला इनकम है क्या? अक्रू हो गया क्या? 3 नंबर वाला जो अक्रू हो गया वो इनकम है, जो इनकम है वो पीएल में जाएगा। 3 नंबर वाला बताओ अक्रू हो गया क्या? सर कहां अक्रू हो गया? देखिए क्या लिखा है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। जो एडवांस में पैसा मिल रहा है, तो अक्रू कहां हो गया? अक्रू के लिए तो इनकम को अर्न होना जरूरी है, इनकम का होना जरूरी है, हैपनिंग जरूरी है। हुआ थोड़ी है, होगा तो तब जो मेरे वहां आकर के रहेगा वो, तो अभी तो एडवांस में पैसा दिया है। ट्रू। तो ये 50,000 रुपया इनकम नहीं है, ये लायबिलिटी है। ये 220 अक्रूड एंड रिसीव्ड, ये 20 अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, दोनों इनकम है। तो मेरे पीएल में ये 220 भी जाएगा और ये 20 भी जाएगा, विच इज 2,40,000। और ये जो 20,000 है ऊपर वाला रेंट रिसीवेबल, ये मेरा सेट है, मिलेगा बाद में हमको आदमी से। और ये जो 50,000 है ये मेरा लायबिलिटी है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। एनीथिंग दैट वी रिसीव इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, एनीथिंग दैट वी पे इन एडवांस इज आवर असेट। कॉपी में लिखो, तीनों जर्नल तो लिख लिए थे ना, अब लिखो रेंटल इनकम that goes to P&L, तो 40, 220 plus 20, rent receivable is an asset, balance sheet 20,000. Rent received in advance is a liability, balance sheet 50,000. अच्छे से लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। उस एग्जाम्पल में जो मैंने लिखा सी नंबर पैराग्राफ में, डी नंबर में, मेरा रेंटल इनकम जो पीएल में जाएगा वो 240 है। मेरा रेंट रिसीवेबल नाम से समझ में आ जाएगा, रिसीवेबल माने ही असेट।
और रिसीव्ड इन एडवांस माने ही लायबिलिटी। तो ये धीरे धीरे नाम से चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। और एक लाइन लिखो, ई नंबर पैरा, ये लिख लिए तो ई नंबर पैराग्राफ। इनकम जैसे बोलते ना, एक्सपेंसेस इनकर्ड गोज टू पी एंड एल, इनकम अर्नड गोज टू पी एंड एल, उसी का दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा वर्जन, सेम चीज बोल रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर आर दोज विच आर इनकर्ड, विच आर अक्रूड कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। इसको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप एक बार सोचो थोड़ी देर खाली मैं क्या लिखा, पढ़ो ना एक बार। सर आपने बोला इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर आर दोज विच आर अक्रूड, माने अगर अक्रूड समझना हो तो फॉर द ईयर समझ लो, हो जाएगा एकदम करेक्ट। अगर कोई इनकम इस साल का है तो मतलब ही वो अक्रू हो गया है, अगर कोई एक्सपेंडिचर इस साल का है तो मतलब है कि वो अक्रू हो गया है। पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, पेमेंट बाद में हो जाएगा, पेमेंट पहले हो सकता है, पर इस साल का है मतलब वो ही अक्रू हुआ है जो इस साल का है। जो इस साल का है दैट मीन्स इट इज अक्रूड। सर कैसे कैसे बोल रहे हैं, सुनिए मैं बताता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। मान लीजिए बोलूं, मान लीजिए, अच्छा पहले समझ गए क्या क्या बोला मैं? सर आपने बोला इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर इज द इनकम और एक्सपेंस अक्रूड, जो इस साल का है उसी को आप बोलते हैं दिस इज अक्रूड, और जो इस साल का फिर वही पीएल में जाएगा, जो अक्रूड होता है वही तो पीएल में जाता है। देखिए आपको बड़ा बढ़िया बात सुनाते हैं। मान लीजिए मेरा साल है 2020-21, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मार्च में खत्म हुआ। बहुत ध्यान से ये फॉर द ईयर वाला कॉन्सेप्ट क्या, और आप ऐसे भी पकड़ लेंगे, देखिएगा। मान लीजिए मेरा ओपनिंग, देखो तो ओपनिंग वर्ड बोलने से चलेगा क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट माने लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग था 20,000। एक्चुअली मेरा एक स्टाफ है, उसकी महीना की सैलरी 20,000 है, एक ही स्टाफ है बस टोटल, उसका महीना का सैलरी 20,000 है, साल का सैलरी 2,40,000 है, एकदम फिक्स सैलरी है सर। पर उसका पिछला साल जब हम बैलेंस शीट बनाए थे ना, तो लास्ट ईयर मार्च का सैलरी उसको पे नहीं किए थे, तो वो मेरे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल करके है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में, पिछला साल का बैलेंस शीट में लायबिलिटी था, पे नहीं किए थे, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के है। हार्ड लग रहा है? ठीक है, एक बार देखो फिर कल प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है सर, ये लास्ट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। जानते हैं इस बार हम उसको सैलरी पे किए हैं, पिछला साल वाला ये 20,000 एक महीना का जो बाकी था, इस बार का पूरा 12 महीना का पे कर दिए 2,40,000, और अगला साल का भी ना वो 3 महीना का एडवांस ले लिया हमसे 60,000। माने इस बार टोटल हम उसको 1 + 12 + 2 2 महीना का एडवांस इस साल हम उसको 1 महीना का ये सैलरी दिए, और ये 12 महीना का दिए, और ये 2 महीना का दिए। माने 12 and 1 13 and 2 15, हम उसको 15 × 20,000 हम उसको 30,000 3 लाख का सैलरी दे दिए। क्या 3 लाख का सैलरी अक्रू हुआ है? नहीं सर, फालतू बात। आप पे किए, 1 महीना तो लास्ट ईयर का पे किए, 2 महीना नेक्स्ट ईयर का पे किए हैं। सर जो नेक्स्ट ईयर का पे किए हैं वो एडवांस है, जो पिछला साल का पे किए हैं वो आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर है। इस साल का तो सैलरी आप खाली 12 महीना का ही पे किए हैं। पीएल में कितना जाएगा सर? 2,40,000। ये जो 2,40,000 पीएल में जाएगा, दिस इज अक्रूड सैलरी, दिस इज एक्सपेंस फॉर द ईयर,
दिस इज कॉल्ड अक्रूड। हम पिछले साल का इस साल पेमेंट करेंगे, वो इस साल अक्रूड थोड़ी हुआ, अक्रूड तो पिछले साल ही हो गया था, उसका रिकॉर्डिंग तो पिछले साल ही हो गया था। और हम अगला साल का सैलरी नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट अगला बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर का सैलरी अभी से पे कर देंगे तो वो थोड़ी अभी अक्रू हो गया, वो तो नेक्स्ट ईयर में अक्रू होगा, उसका तो बेनिफिट हम उठाएंगे। तो सर इस केस में अक्रूड सैलरी कितनी है? अक्रूड सैलरी है 2,40,000। 20,000 इंटू 2 2,40,000, 20,000 इंटू 12 2,40,000। तो सर आप पेमेंट 15 महीना का किए पर पीएल में 12 महीना का ही भेज रहे हैं। हाँ, तो सर बाकी 3 महीना का, 2 महीना का असेट साइड में भेजेंगे बैलेंस शीट में, और 1 महीना का पिछला साल का लायबिलिटी था उसको चुकाए हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक या लायबिलिटी टू बैंक होगा। सर ये अगर आप 15 महीना का पेमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे एकदम एग्जैक्टली यही वाला बात हम कर रहे हैं, हम लोग को ये समझ में आ गया, एक बच्चा बोल रहा है मेरे को, हम लोग को ये समझ में आ गया कि और अक्रूड सैलरी इज 2,40,000 जो इस साल का है, और इसी साल का सैलरी इस साल के पीएल में जाएगा, क्योंकि हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो इस साल का सैलरी पीएल में जाएगा, वो एकदम क्लियर है। पर अगर मैं 15 महीना का सैलरी पेमेंट करता हूं सच्ची में, तो मेरे को 3 जर्नल एंट्री करके बताइए जिसमें साला सैलरी जो है वो 2,40,000 ही डेबिट में दिखे। देख मैं दिखाता हूं, इसको कॉपी भी कर लेना एकदम ऐसे ही। बस मेरा पहला जर्नल होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू बैंक। सोचो क्यों? क्योंकि पिछला साल का बैलेंस शीट में अगर कोई चीज लायबिलिटी है, उसको अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे लायबिलिटी टू बैंक लिखना पड़ेगा ना। मैं एक्सपेंस टू बैंक कैसे लिखूंगा? वो सैलरी तो बोल ही नहीं सकता, वो सैलरी तो है ही नहीं, वो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट है, तो मेरा एंट्री होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक। फिर जो 12 महीना का पेमेंट हुआ वो है सैलरी टू बैंक। वो इस साल का सैलरी है, तभी नाम सैलरी है। और फिर जो अगला 2 महीना का एडवांस सैलरी पेमेंट हुआ उसका जर्नल है एडवांस सैलरी टू बैंक। बोलो पूरा 3 लाख हो गया कि नहीं? टू बैंक 20 to 40 to 60 एंड 40 3 लाख। तो ये कौन सा पेमेंट है? बोलो लास्ट ईयर लायबिलिटी चुका दिए, ये एक्सपेंस अक्रूड एंड पेड। तो ये वाला एक्सपेंस जरा देखो तो हाथ में, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला एक्सपेंस वो इस साल अक्रू हुआ क्या? नहीं सर, लायबिलिटी है, पिछला साल अक्रू हो गया था, पे नहीं किए थे। और ये एडवांस सैलरी अक्रू हो गया क्या? सर नाम ही में जब एडवांस है तो कैसे अक्रू होगा? ये तीनों जर्नल एंट्री पे कॉन्फिडेंस आ रहा है? चिंता मत करो, 4 दिन में सीखेंगे, डरना नहीं है। इसमें समझ में आया? भले पेमेंट इज 3 लाख पर अक्रूड इज ओनली 240। ये जो नोट अभी लिखा है ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे और बाकी, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज थोड़ी छोटी नहीं, ऐसा करते हैं कि ठीक है, आज थोड़ी छोटी क्लास लेता हूं मैं। आज की क्लास में यहां खत्म करता हूं, और तुम लोग एक काम करना, जितना मेरी कॉपी में नोट लिखा हुआ है उसको बार बार रीड करना। बेसिक वाला तो एकदम इजी है, देखो बेसिक वाले सारे सम्स दोबारा बना लेना। एडवांस्ड मेरा यहां से स्टार्ट हुआ अक्रूवल कॉन्सेप्ट से, यहां से 8 नंबर पॉइंट से। 8 नंबर में ABCD करके मैंने ABCDE करके 5 लाइन लिखाया है। इस 5 लाइन को प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में आना। थैंक यू।